ओके ये सब चीज अभी वो हो रही है कुछ मतलब। हाँ हमें जिला प्रशासन से नगर सेना को सूचना मिली है कि हमारे यहाँ जो तौरेंगा बांध है यहाँ पे आसपास में, उसमें कुछ लोगों के फंसने की सूचना मिली है, जिनको हमारे नगर सेना की टीम और हमारे आपदा मित्र की टीम दोनों मिलकर संयुक्त रूप से बचाने का कार्य जारी रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम तुरंत जाए और उन लोगों को सुरक्षित तरीके से निकालने की कोशिश करे और सुरक्षित लेकर यहाँ तक आए। समझ में नहीं आता आप मुझे फॉलो क्यों नहीं करते? हमें हिसाब से हमारे जवान वहाँ से जाकर जवान भैया 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 उनके सहयोग के साथ उनको बस तक लेके जाया जाए, राहत शिविर तक छोड़ना है उनको। हमारी टीम द्वारा सुरक्षित तरीके से निकाल कर लाया जा चुका है और उनको राहत शिविर तक पहुंचाया जाएगा। हमारी नगर सेना की टीम और आपदा मित्र की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उनके द्वारा जा रहा है। इसके पास चलिए, उसके बाद लाइफ टिकट निकालकर हम वापस आ जाएंगे। उनको भी सुरक्षित तरीके से यहाँ तक लाया जाए। तो हमारे जो जा रहे हैं लाइव डेमो देख सकते हैं उसके स्टेबल है दीदी वो कम जो हो गया ना ये बैठे में तो रोक के बैठ डैम में नहाने के लिए नीचे जा रहा था, उसी टाइम उनके डूबने की सूचना मिली है। उनके द्वारा आवाज दिया जा रहा है, हमारी टीम उनके लिए भी तैयार रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का एक सदस्य जाके उनको बचाए।
कैसे वहाँ पे उनके डूबने का दिखाई दे रही है। देखिए मेरा जो जवान है वहाँ पे जाके उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप शांत रहिए, आपको बचा लिया जाएगा। वो उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आपको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये आपदा मित्र की टीम का एक हिस्सा के लिए गया है। वो जवान हमारा अपना ही बंदा है जो नगर सेना से जुड़ा हुआ है और प्रतिदिन अपना नगर सेना के साथ अपना सहयोग देता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं अंडर आर्म्स ऑफ टेल। जिस प्रोसीजर से उसको बचाया जा रहा है उसमें व्यक्ति जो सामने वाला डूब रहा है उसको शिथिल कर दिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप शांत रहिए और उसका जो मुंह वाला ऊपरी हिस्सा हो, और जब एक निश्चित लेवल पर जहाँ लगता है कि ये लेवल से ऊपर है करके, तो वहाँ से वो उनको सहारा देकर बाहर तक लेके आते हैं। तो उसको मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम मेडिकल टीम तक लेके जाएं या एम्बुलेंस जहाँ पे है वहाँ तक उसको छोड़ के आए, उनको राहत टीम। एक और लड़का वहाँ पे डूब रहा है जिसको बचाने के लिए आपदा मित्र का एक लड़का जा रहा है उसको बचाने के लिए, जो हमारी टीम का सदस्य है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी सुरक्षित तरीके से निकाला जाए। आप शांत रहिए, हमारी टीम आपकी तरफ जा चुकी है। आप शांत रहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप शांत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप शांत रहिए। कुछ भी नहीं होगा, शांत रहिए, शांत रहिए। हमारी टीम आपकी तरफ जा चुकी है, आपको सुरक्षित तरीके से निकाला जाएगा। आप शांत रहिए, धैर्य बनाए रखें। देखिए हमारा जवान किस प्रकार उनकी मदद कर रहा है। हमारे जवान के द्वारा उनको सुरक्षित तरीके से बोट पे बैठाया जा रहा है और आराम से उसे यहाँ तक लेके आएंगे। हमारी टीम के द्वारा जिस प्रकार उसे लाया जा रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह किसी अचेत अवस्था में है। उनके घायल होने की अवस्था हमें पता चल रही है। मेरा जो जवान है इसको सीपीआर देंगे। इसको सीपीआर देकर इनका जो हृदय गति है उन्हें फिर से पुनः चालू करेंगे, जिससे ये फिर से पुनः पहले जैसा हो। खतरे वाली जगह से उठाकर सुरक्षित तरीके से यहाँ समतल और सपाट कठोर जगह पर लेके आते हैं। फिर उसके बाद उसकी यथास्थिति ठीक करते हैं। उनकी यथास्थिति ठीक करने के बाद उनके कंधे के पास बैठकर की जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ अभी इनका धड़कन जो है वह बंद हो चुका है। तो अब हम इसका नस चेक करके देखते हैं। तो इसके लिए हम CAB की क्रिया करते हैं। सर इनके द्वारा फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब इनको CPR की ज़रूरत है। तो हम CPR के प्रोसेस को आगे फॉलो करते हैं। CPR का प्रोसेस के लिए हाथ हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर एकदम सीधा होना चाहिए। इसके बाद इस कंगन से 1.5 से 2 इंच देखो CPR का प्रोसेस पूरा करने के बाद ये
अभी यही लॉजिक, गंदा आज बच गया है। ऐसे ही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जिसकी वजह से किसी की जान बचाई जा सकती है और इनको सुरक्षित तरीके से इनको राहत शिविर को लेके जाया जा रहा है। हमारा हाथ टूट जाता है, किसी कारण से ऐसा करंट लगता है, तब स्थिति में हम उनको CPR देके बचा सकते हैं। पानी में डूबने पर हम 7 मिनट तक उनको बचा सकते हैं। जैसे 7 मिनट नहीं हुआ है तब 2 रिस्क होगा, 7 मिनट से ज़्यादा होने पर उनको बचने के चांसेस कम होंगे। अगर 7 मिनट से पहले है तो हम उसको बचा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम CPR क्यों फॉलो करते हैं, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसको खतरे वाली जगह से सुरक्षित जगह पर लेके आते हैं। जैसे क्या होता है, ये पानी के अंदर डूब जाता है तो पानी के अंदर हम CPR नहीं कर सकते, इसलिए उसको सुरक्षित जगह पर लेके आते हैं। तो जगह समतल और सपाट होनी चाहिए। इसका कारण ये है समतल और सपाट होने का, क्योंकि हमको प्रोसेस पूरा करने में उसको सही जगह मिलना चाहिए, हमको लेटने के लिए सही जगह मिलना चाहिए, जिससे हम अपना प्रोसेस पूरा कर सकें। उसके बाद हम उसको नस चेक करके देखते हैं। नस हमेशा थेरेपिस्ट को चेक करना है यहाँ पास, क्योंकि अगर यहाँ पास को नस चेक करते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अगर यहाँ पास अगर नस आपको नहीं बता रहा है तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 मिनट के अंदर हमारे जो दिमाग होता है ब्रेन में, वो ऑक्सीजन पहुँचना जरूरी होता है। अगर वो नहीं पहुँच रहा है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। फिर उसके बाद हम उसको आवाज़ दे के देखते हैं, क्या पता वो हमारी आवाज़ सुनकर उठ जाए। ऐसा आवाज़ देने का कारण ये रहता है क्योंकि वो उस समय डर में या तो घबराया हुआ रहता है, तो अचेत अवस्था में चला जाता है। तो जब हम आवाज़ दे के देखते हैं, शिखर शिखर शिखर, इनके द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, ये अभी भी अचेत अवस्था में, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ABC CBA या फिर ACBAC यही होता है, या LLF की प्रक्रिया होती है, जो अपने अपने स्तर पर अलग अलग होती है। महिलाओं के लिए जब हम करते हैं तो LLF की प्रक्रिया करते हैं, और जब पुरुषों के लिए किया जाता है तो उसके लिए ABC की प्रक्रिया किया जाता है। ABC का मतलब होता है एयरवेज। एयरवेज में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमको देखना, अधिकतर आप लोग सांस जब लेते हैं तो गर्माहट महसूस होती है, सबको होती होगी गर्माहट महसूस। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग चेक करते हैं। ब्रीदिंग चेक करते हैं तो दिल की धड़कन देख सकते हैं, पता करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसके सर पे कान लगा के सोते हैं, देखते हैं। अब तक ध्यान दीजिए, यहाँ ये हिल रहा है, देखिए ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये हुआ, उसके बाद कंडीशन में ये रहता है, ट्राई नहीं करता है, इस कंडीशन में आवाज नहीं आएगा सर, को छोटे वाला छोटे वाला छोटे वाला खत्म रख ले डॉक्टर। छत तक सामने चलो, तो सामने क्या बोले, कैमरा भी रखो। देना पड़ता है ताकि उसका जो सांस रहता है वो जो पूरा रहता है यार। करती हैं कैसा रहेगा, अंदर से आ रहा है, बंद कर इसको बंद करवा देते हैं। स्टार्ट हो रहा है, निकाल के तो रख अभी तो देता हूँ। जैसे कि हमारे भारत में 400 से 500 प्रकार के सांप की प्रजातियाँ पाई जाती है, तो ये जो 400-500 में है, ऐसा जरूरी नहीं कि 400 के 500 जहरीले हो। इसमें से केवल 20% सांप जो है वही जो है ज़्यादा पॉइजनस होता है, सर्फिला विषैला होता है। तो इस प्रकार से हमें जान जाने की संभावना उस 20% में केवल 5% सांप होते हैं, उसमें से ही जान जाने की संभावना होती है, बाकी जो है इलाज के दौरान जल्दी से रिकवर हो जाता है। तो उस 4 प्रजाति में हमारे इस क्षेत्र में विशेष प्रकार से जो बताया गया है उसमें 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, कोबरा, करैट, सलवाइपा और वाइपा। ये जो चारों प्रजाति हैं वो सबसे ज़्यादा जानलेवा होती है। तो इन्हीं के हम क्या क्या सावधानी रखेंगे कि वो हमारे बीच में आए तो हमें सर्पदंश भी ना हो और वो हमसे बीच में वातावरण, अपने अनुकूलित वातावरण पे चले जाए, तो इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो सांप है वो पाया जाता है जंगल पे, कहीं पास हम पत्थर रखे, कंस्ट्रक्शन एरिया वहाँ पास, कहीं पास लकड़ी का ढेर या जो गोबर के जो कंडे रखे हैं वहाँ पास, इस एरिया में जो है इसका पाने की जो है पाए जाने की संभावना ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम वहाँ पास जाते हैं तो हमारे पास एक लॉन्ग बुट होना चाहिए। हम अब जाएंगे तो हमारे हाथ में लाठी होना चाहिए, जिससे हम ठक ठक करके आवाज़ करते जाएंगे तो वो जो है हमसे दूर भग जाए और उसको भी नुकसान ना पहुँचे, हमें भी नुकसान ना पहुँचे। इसी प्रकार से अगर हम अपने घर में सो रहे हैं तो हमारे पास एक मच्छरदानी होना चाहिए, जिससे कि वो हमारे पास
नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम अगर घर को दरवाजे को अगर कवर करते हैं तो नालियाँ हैं उसको पैक करके रखेंगे और साथ ही साथ फिनाइल का केरोसिन का वहाँ पास हम छिड़काव करेंगे जिससे कि वो हमसे दूर भग जाए। तो ये एक सावधानी हुआ। अब अगर हमें सर्पदंश कर दी तो हम पहचान कैसे करेंगे कि हमें विषैला सांप ने ही काटा है। तो जब विषैला सांप काटेगा तो उनकी खासियत रहती है कि वो पहचान जाता है कि नस कहाँ पास है, तो हमारे नस को ही टारगेट करता है। तो हम उस नस पर उनके तो दो अलग से दांत रहते हैं, उसका निशान वहाँ पास पाया जाता है। तो हम दो दांत देख करके हम जान लेंगे कि ये जो सांप हमें काटा है वह जहरीला सांप ने काटा है। इस प्रकार से हम अपना ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो दो दांत का निशान वहाँ पास रहेगा, वहाँ पास लालिमा छा जाएगी, यहाँ पास कोमलता रहेगा, हम छुएंगे तो संवेदनहीनता रहेगा, वहाँ पास का कलर जो है गलना लगेगा और चेंज होने लगेगा। तो ये जहरीले सांप काटने का पहचान है। अब हम उसका इलाज कैसे करें अगर हम काट लिए, तो हमें सबसे पहली बात है कि घबराना नहीं। घबराने से जहर तेजी से हमारे शरीर में फैलेगा और हमारे जान जाने की संभावना और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हम उसको सांत्वना भी देना है कि आप घबराइए नहीं, आप बच जाओगे, इसका इलाज है। इस तरीके से उनसे हमें बातें करते रहने हैं, उसे सोने नहीं देना है। अगर सोएगा तो फिर वो फिर आरामदायक स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार से हम उसको सांत्वना देंगे। ठीक उसी प्रकार अब हम उसको, जैसे कई बार होता क्या है कि हम उसको सर कर लेते हैं, चूस लेते हैं जहर को, तो उसको चूसना नहीं है, वहाँ पास चीरा नहीं लगाना है, किसी प्रकार के बर्फ की सिकाई नहीं करना है जिससे कि और स्प्रेड ना हो। तो इन सब सावधानी को ध्यान में रखते हुए जितना से जितना जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल पहुँचाना है और डॉक्टर टीम को जो है मेडिकल टीम को रेफर कर देना है। और इसमें एक बात में ध्यान रखें, सबसे पहले उसको हम जो EMS नंबर है जिसमें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जैसे कि 108 होती है, 112 होती है, इसको हम क्या है जानकारी पहले से दे चुके होंगे। तो इस प्रकार से मोटा मोटा जानकारी हमें ध्यान में रखने से सर्पदंश से बचा जा सकता है। थैंक यू। मेडिकल में जी। और एक क्वेश्चन हो कि क्या अगर नॉन पॉइजनस है, जैसे आप बोले कि नॉन पॉइजनस है, तो उसको हॉस्पिटल आना नहीं चाहिए कि चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए सर। अच्छा, रिस्क नहीं लेने का हमको सर। जैसे भी कंडीशन है हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल जा करके उसको उपचार लेना जरूरी है सर। पार्ट में मैडम ये है कि जैसे ही पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना रहता है कि ये टॉक्सिक मतलब पॉइजनस स्नेक है कि नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो हमारे पास मोटा मोटी 2-3 क्राइटेरिया रहते हैं। सबसे पहले अगर वो न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स लेके आ रहा है, न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स में हमको पता लग जाता है कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रहा है और पेशेंट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में जा रहा है, और अगर मान लो पेशेंट एकदम घबराया हुआ है, सांस नहीं पा रहा है, हम सिंगल ब्रीथ काउंट कराते हैं। सिंगल ब्रीथ काउंट हम ये मान के चलते हैं नॉर्मल एक व्यक्ति एक गहरे सांस में 30 तक गिन लेता है, 25 से 30 तक गिन लेता है। अगर हमको ये लग रहा है कि सिंगल ब्रीथ काउंट उसका 10 से 15 के बीच में है तो हम ये मान के चलते हैं कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के फेज में जा रहा है। दूसरा चीज़, अगर ये न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स लेके आएगा तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के साथ में ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होना, सबसे पहले ड्रूपिंग ऑफ आँखों का गिरना चालू जाता है। अगर आँखों का अगर नॉर्मल जितना फैलाव हो रहा है अगर उतना फैलाव नहीं हो पा रहा है और पेशेंट के अटेंडर लोग बता रहे हैं, पेशेंट तो नहीं बता पाए, पेशेंट के अटेंडर से हम पूछे कि ये इतना ही आँख फैलाता है, कई की बार कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के कारण भी उसका आँख कम ही खुलता है। तो अगर पेशेंट का अटेंडर बोले कि पहले अच्छे से खुल पा रहा था लेकिन रात के काटने के बाद से मॉर्निंग में इनका आँख कम खुल रहा है, तो हमको ये अनुमान लगाना है कि ये कहीं ना कहीं स्नेक बाइट हो सकता है। करेक्ट बाइट के केस में हम ये मान के चलते हैं कि रात्रिकालीन अगर वो बाइट कर रहा है तो बाइट मार्क दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। अगर नहीं दिख रहा है बाइट मार्क तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर वो सांस लेने में उसको अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे के बीच में दिक्कत हो रहा है विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, तो हम ये मोटा मोटी मान के चलते हैं कि ये करेक्ट बाइट है। हीमोटॉक्सिक के केस में हम ये मान के चलते हैं कि लिम्ब स्वेलिंग होना चालू हो जाएगा। कोबरा के केस में अगर वो कोबरा है तो वो न्यूरोटॉक्सिक और वस्कुलोटॉक्सिक दोनों के सिम्टम्स लिखा जाता है, तो उसमें न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स भी दिखता है और वस्कुलोटॉक्सिक भी दिखता है। वस्कुलोटॉक्सिक में हम मोटा मोटी ये बोलते हैं कि लिम्ब का स्वेलिंग होना, पैर में सूजन आना, लोकल स्वेलिंग होना, लोकल इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ दिख जाता है। सबसे पहला हमारे पास जैसे पेशेंट आता है तो हम इसको लिम्ब इमोबिलाइज कराते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज से ब्लड असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। आपको भी कवर करना था, है ना, कि लिम्ब को इमोबिलाइज करना है, आपको पेशेंट रिफर कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ आपके पॉइंट में एक करेक्शन में करना चाहता हूँ कि सांप को पता नहीं रहता कि वेन कहाँ पे है। मेरे हिसाब से सांप कहीं भी काटेगा, हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज पूरे हाथ में है ना। आर्टरी और वेन तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आर्टरी है ना, लेकिन वो अगर उसको खतरा महसूस हुआ तो वो तो काटेगा, काटने के बाद में आर्टरी और वेन से ब्लड नहीं फैलता, लिम्फेटिक ड्रेनेज में फैलता है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज आर्टरी और वेन के ऊपर में रहता है। तो हम सबसे पहले इमोबिलाइज कराते हैं, एक स्प्लिंट लगाएंगे, अगर यहाँ पे काटा है तो एक स्प्लिंट लगाएंगे, और जैसे हड्डी टूटता है वैसे ही हमको एक मोटा ब्रॉड बैंडेजिंग करना है ना। अगर रुमाल को करके बांधेंगे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज रुक जाता है, जिसके कारण यहाँ ये एरिया सेबलाइटिस में जा सकता है।
तो हमको सेलुलाइटिस से बचाना है। ब्रॉड बैंडेजिंग हमको करना रहता है। ब्रॉड बैंडेजिंग में मोटा एक बैंडेज लेना है। मोटा बैंडेज अगर यहाँ पे काटा है तो बैंडेजिंग हमको ऊपर से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे काटा है तो भी यहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे अगर काटा है, बाइट किया है, तो बैंडेजिंग नहीं करना है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, तो यहाँ के बाइट को हम रोक नहीं सकते। वैसे अगर पैर में काटा है, यहाँ पे काटा है, तो बैंडेजिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे काटा है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये अगर यहाँ पे काटा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक बस करेंगे, ताकि है ना इस वाले पार्ट में नहीं करेंगे। हमको अल्टीमेटली हार्ट के सर्कुलेशन में लिम्फेटिक ड्रेनेज से पॉइजनस को आने से बचाना है ना। अगर पेशेंट 4-5 बार झटकार दिया तो लिम्फेटिक ड्रेनेज से तुरंत हार्ट पे पहुँच जाएगा और तुरंत पॉइजनस सिम्टम्स आधे घंटे में आना चालू हो जाएंगे। और कुछ स्नेक बाइट्स में 4 घंटे बाद भी आता है। अगर लिम्ब इमोबिलाइज कर दिए तो वो सिम्टम्स 4 घंटे में आएगा, तो हो सकता है 5 घंटे में आए। और अगर वो उस हाथ को 20 बार अगर वो कर लिया है, अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर दिया है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज से सक्शन होकर तुरंत हार्ट में चले जाएगा। ये तो हुआ पहचाने नहीं पहचाने क्राइटेरिया। जैसे पेशेंट आया, सबसे पहले तो रीएश्योर कर देना है कि आपको डरने वाली बात नहीं है, हो सकता है ये नॉन पॉइजनस ने काटा है। अगर पॉइजनस भी काटा है, हमको पता भी चल गया, तो पेशेंट के सामने कभी नहीं बोलना है कि आपको पॉइजनस ने काटा है। हमको ये बोलना है कि आपको नॉन पॉइजनस ने काटा है। पेशेंट को आराम से सुला देना है। पेशेंट एक बार रीएश्योर हो गया कि मेरे को नॉन पॉइजनस काटा है, अब फिर हमको उसका WBCT करना है, होल ब्लड कोगुलेशन टेस्ट करना है। अगर होल ब्लड कोगुलेशन टेस्ट में अगर ब्लड कोगुलेट हो गया तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको न्यूरोटॉक्सिक करेक्ट या कोबरा काटता है। और अगर कोगुलेट नहीं हो पा रहा है, मतलब थक्का, खून का थक्का, तो अगर मान लो आप 20 मिनट ब्लड ले लिए, ब्लड लेने के बाद 20 मिनट में अगर 20 मिनट में अगर खून का 20 मिनट होल कोगुलेशन टेस्ट बोलते हैं, 20 मिनट में अगर खून का थक्का नहीं जमा है, तो हम ये मान के जाते हैं कि इसको रसल वाइपर या तो फिर सॉइस्कल वाइपर, 2 वाइपर रहते हैं, रसल वाइपर, सॉइस्कल वाइपर, ये काटा रहता है अगर थक्का नहीं जमा है, क्योंकि वो हीमोटॉक्सिक रहता है। तो जैसे हमको पता चल गया हीमोटॉक्सिक है या वस्कुलोटॉक्सिक है, वैसे हम ASV सबसे पहले प्री मेडिकेशन करेंगे। ASV का कुछ अपने साइड इफेक्ट रहते हैं, तो उसके पहले हम एड्रेनालिन 0.25 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस लगा देते हैं। एविल 10 mg या 20 mg IM लगा दिए, IV लगा दिए, और साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg IV पुश कर दिए। ये प्री मेडिकेशन करने के बाद में हम एक टेस्टिंग डोज लेते हैं 100 ml NS में, एक वाइल ASV डाल देते हैं। ASV अपना एडवर्स इफेक्ट दिखा रहे हैं, अगर ASV का कोई एडवर्स इफेक्ट रहेगा तो हमको थोड़ा सा स्टॉप कर देना है। और अगर ASV मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में ASV का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता, तो हमको सीधा 10 वाइल ASV लेना है, वेदर इट इज न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। 10 वाइल ASV लिए, सिम्टम्स हमको पता चलना चाहिए कि न्यूरोटॉक्सिक कन्फर्म है या हीमोटॉक्सिक कन्फर्म है, तो 10 ASV लेंगे। 10 वाइल ASV को 500 ml NS में 30 मिनट में कंप्लीट करना है। 30 मिनट में, जैसे 30 मिनट में कंप्लीट हो गया, पेशेंट के सिम्टम्स वापस आना चालू हो गए, मान लो ट्रिपिंग, अगर आँख झुक रहा था, आँख वापस फैल गया, तो हमको 2 या 3 वाइल को 24 आवर्ली छोड़ देना है ना, 24 आवर्ली छोड़ देना है। और अगर ये न्यूरोटॉक्सिक रहेगा तो न्यूरोटॉक्सिक में अगर ये हीमोटॉक्सिक रहेगा तो हीमोटॉक्सिक में थोड़ा सा लेट करता है, क्योंकि पैर में सूजन आ चुके रहता है, लोकल एरिया को इफेक्ट कर चुके, सेलुलाइटिस हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर वस्कुलोटॉक्सिक है तो वो थोड़ा सा लंबा समय लेगा, तो हमको लंबे समय तक ASV को कंटिन्यू छोड़ना है। इस बीच में एंटीबायोटिक कवरेज होना चाहिए। 2 ग्राम IV एंटीबायोटिक कुछ करना है, जेंटामाइसिन 160 mg का OD डोज लगा देना है, साथ में पेंटोप रखना है। और सबसे प्रमुख बात, पेशेंट को खाने पीने नहीं देना है, क्योंकि अगर पेशेंट अगर न्यूरोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक कुछ भी खाया है तो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस करना चाहिए, डाउन हो जाते हैं। तो अगर वो कुछ भी खाना खा लिया या कुछ भी खा लिया तो पाचन तो होगा नहीं, क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रेशन हैम्पर हो गया है, तो पेशेंट को अपच का शिकार हो जाएगा, या तो वोमिटिंग करेगा, है ना। और अगर कुछ चीज़ पच नहीं रहा है तो उसको मुंह से बाहर ही करेगा, पचने के बाद अब वो डिफिकेशन मलमूत्र का त्याग करेगा, तो पचेगा ही नहीं। तो उसको हम NPO नील पर ओरल रखना है, 24 आवर एक्सक्लूसिवली उसको नील पर ओरल रखना है। अगर वो नॉन पॉइजनस भी है तो हम उसको ये बात बोलते हैं कि 12 घंटे तक कुछ करता हमको सिम्टम्स अपीयर होने में समय लगता है। पेशेंट जैसे ही रिजॉल्व होना चालू हुआ, पेशेंट सब चीज़ ठीक होना चालू हुआ, बात करना चालू हुआ, और पेशेंट को इस बीच में कैथेटर लगा के भी रखना है। अगर पेशेंट बोलेगा कि मेरे को मलमूत्र का त्याग करना है, तो फिर से वही चीज़ बात आती है, अगर जहाँ वो चल के गया, पैर में काटा है, चल के गया, लिम्फेटिक ड्रेनेज से फिर से हार्ट में सब कुछ होना है, तो पेशेंट को न चलना फिरने बोलना है, चुपचाप सोने के लिए बोलना है, कैथेटराइज करना है, इमोबिलाइज करना है हैंड को, और स्प्रिंट लगा के, और कंटिन्यू हमारा ये मेडिकल ये हमारा मेडिकल
3 गो सर। बाढ़ आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा तोरेंगा जलाशय से बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया है और बाढ़ पीड़ितों की संख्या लगभग 100 से भी अधिक है और रेस्क्यू करने के पश्चात उनको यहाँ तोरेंगा के राहत शिविर में पहुँचाया गया है और यहाँ के राहत शिविर में समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। पेयजल की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, रहने और सोने की संपूर्ण सुविधा की गई है। जी आप देख सकते हैं बाढ़ आपदा से ग्रसित लोगों के लिए यहाँ तोरेंगा के राहत शिविर में संपूर्ण व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था की है, सब्जी की व्यवस्था की हुई, अंदर रसोई है जहाँ पे आपको गैस चूल्हा सिलेंडर चावल और सारे बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए यहाँ तोरेंगा के राहत शिविर में भोजन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था के लिए सब्जी की भी व्यवस्था है, सामने रसोई है और हम अभी रसोई की ओर चलेंगे, वहाँ पे भोजन पकाने की संपूर्ण व्यवस्था है। आइए सभी उनका निरीक्षण करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राहत शिविर में चूल्हे सिलेंडर की संपूर्ण व्यवस्था है, यहाँ पे चावल की व्यवस्था है और सारे बर्तन वगैरह यहाँ पे आपको पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है राहत शिविर में बाढ़ आपदा से ग्रसित लोगों के लिए। करोड़ों पैसे कमाई पता है होगा हमारा जवान नगर सेना का आपदा मित्र का दोनों वहां पे जाके काम कर रहे हैं। वहां उस लड़के को सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। उनको सुरक्षित तरीके से ऊपर बैठाया जा चुका है। ज़्यादा उछाल आने से पानी ऊपर भर जाता है। हमारी टीम उनको निकाल कर बाहर लाने वाली है।
का ध्यान रखेंगे उनको कोई चोट या हानि ना पहुंचे। वहाँ पे डूब रहा था, उनको सीपीआर देकर कैसे बचाया जाता है। सबसे पहले विक्टिम को यथास्थिति को ठीक करते हैं। उसके कंधे के पास उसके कान में जोर से आवाज़ दे के देखते हैं, शायद हमारी आवाज़ सुनकर वह उड़ जाए। हाँ ना ना विक्टिम के द्वारा कोई भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यह अचेत अवस्था में चला गया है। जिनको इनके जो दिल की धड़कन होती है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सीपीआर का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हम इसका कैरोटिड जो पल्स होता है उनको चेक करके देखते हैं क्या उनके द्वारा कोई रिस्पांस दिया जा रहा है। हम अब देख रहे हैं कि इनके द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं किया जा रहा है, तो हम एबीसी की जो प्रक्रिया होती है उनको आगे बढ़ाते हैं। ए का मतलब होता है एयरवेज, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। अब भी कोई भी रिस्पॉन्स उसके द्वारा नहीं है। अब इसके बाद हम सीपीआर का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो सीपीआर का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे जवान का हैंड शोल्डर सीधा होना चाहिए और बहुत ही स्ट्रेट होना चाहिए और टाइट होना चाहिए। सीपीआर देने के लिए हम स्टर्नम से 1.5 से 2 इंच नीचे या 1.5 से 2 इंच ऊपर जो हमारे दिल की धड़कन होती है उसके बीचों बीच रखते हैं। अब उसके बाद सीपीआर का प्रोसेस 1 मिनट में 100 से 120 बार किया जाता है, जिसको 30:2 में बोला जाता है। उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं 10-10 करके। 30:2 का मतलब होता है 30 बार सीपीआर देना, उसके बाद 2 बार माउथ ब्रीदिंग करना। देखिए हम लोगों ने जो सीपीआर इनको दिखाया है या आप लोग देखे हैं उसके माध्यम से व्यक्ति ठीक हो गया है, क्योंकि वो कुछ देर के लिए अचेत अवस्था में चला गया था, क्योंकि 7 मिनट तक पानी में जाने के बाद भी उनको बचाने के लिए हमारे पास टाइम रहता है। आपके सामने वो जवान ठीक हो गया है। क्योंकि मैं शुरू से 12 साल रहा हूँ इस चेहरे पर, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं अकेले निकाल सकता हूँ। मुझे स्कूबा का पूरा सामान, स्कूबा का सामान मतलब क्या चीज़ क्या क्या उसमें एक सेट जैकेट होता है पूरा, विथ जैकेट रहता है, सिलेंडर है, सिलेंडर के बाद में कांच लगा ग्लास लगा रहता है। जी तो कहाँ से आया रायपुर से आया? उसी टीम का हिस्सा था सर। अच्छा 12 साल से उसमें तो 24 घंटे लग गए थे उस लड़की को निकालने के लिए, जो रायपुर की बच्ची थी फंसी थी, तो उसके बाद सामान से ही फिर निकाल पाए थे बोलो ना। उससे जल्दी हो जाता है। हाँ 24 घंटे के बाद कैडेट बॉडी ऊपर वेट करना नहीं पड़ेगा 24 घंटे। की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित हम लोग निकाल पाएँ उसके संबंध में मॉक ड्रिल था। आज यहाँ पे पानी पे में डूबते हुए इंसान को या बाढ़ में बहते हुए इंसान को किस तरह से बचाया जाए और उसको किस तरह से निकालने के पश्चात मेडिकल सुविधा दी जाए, इसके बारे में यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें हमारे साथ ग्रामीण भी उपस्थित रहे हैं और उनको जो प्रक्रिया बताई गई है उसका अच्छे से अवलोकन किए हैं। जब भी इस टाइप का आपदा की स्थिति आएगा हमारे जो प्रशासन की ओर से तो करेंगे ही करेंगे, प्लस पब्लिक का भी उसमें रिस्पांस होना चाहिए, पब्लिक का भी सहयोग होना चाहिए, जिससे हम आपदा में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता पहुंचा सकें।